सबसे पहले आप सबों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामना और बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपके उज्जवल भविष्य का कामना करता हूं। जैसा कि जानते हैं आप सभी कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की तिथि की घोषणा हो चुकी है। 30 सितंबर 2024 को प्रारंभिक परीक्षा है और इस परीक्षा की तैयारी हेतु बड़े पैमाने पर लाखों की संख्या में अभ्यर्थीगण रणभूमि में आ चुके हैं। सुखद संयोग कहा जाए कि जनवरी 2024 माह के प्रथम सप्ताह में ही बिहार लोक सेवा आयोग ने 69वीं बीपीएससी हेतु मुख्य परीक्षा का आयोजन किया और अब तक लगभग वैकल्पिक विषय को छोड़कर बाकी तमाम विषय की परीक्षा हो चुकी है। परीक्षा की शुरुआत सामान्य हिंदी से हुई, इसके पश्चात GS1, GS2 और निबंध की परीक्षा हो चुकी है। आज आपके बीच बदलते हुए पैटर्न जो बिहार लोक सेवा आयोग की है, इसके अंतर्गत हम आपके साथ एक संवाद करेंगे कि किस प्रकार बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने इस परीक्षा पद्धति में बदलाव किया है, क्या प्रश्न का प्रारूप है, तैयारी किस प्रकार से आपको करनी है ताकि अच्छा अंक हासिल आप कर सकें। क्योंकि आने वाले समय में पुनः इसी महीना में फिर से 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा होने की संभावना है। जैसा कि जानते हैं हम सभी कि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने 69वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के माध्यम से सबसे पहले सामान्य अध्ययन प्रथम पत्र का परीक्षा लिया। वर्तमान पैटर्न के हिसाब से जीएस प्रथम पत्र कुल मिलाकर के 300 अंकों का है और इसमें कुल 3 खंड है, 3 भाग, 3 विषय से संबंधित है। 3 घंटा का समय मिलता है अभ्यर्थियों को और 3 घंटा के अंदर लगभग 8 प्रश्नों को पूरा करना होता है। जीएस प्रथम के अंतर्गत जो पहला खंड होता है उसका संबंध है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तथा कला और संस्कृति, अर्थात इस इतिहास विषय के साथ इसका संबंध है। कुल मिलाकर के 114 अंक का यह प्रश्न होता है और इसमें 3 प्रश्न का उत्तर आपको देना है, जो 38, 38 और 38 यानी कुल मिलाकर के 114 अंक का यह इतिहास का खंड होता है। द्वितीय खंड का संबंध समसामयिक घटना चक्र अर्थात करंट अफेयर्स के साथ है, जिसमें राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और बिहार से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। द्वितीय खंड के अंतर्गत भी कुल मिलाकर के 3 प्रश्न का उत्तर देना होता है। 38 नंबर का एक प्रश्न होता है, यानी कुल मिलाकर के 114 अंक का करंट अफेयर्स का प्रश्न आपका होगा। और तीसरा और अंतिम खंड जो होता है GS1 का, उसका संबंध है स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी के साथ। और सांख्यिकी से कुल मिलाकर के आपको 2 प्रश्न के उत्तर देने होंगे। 36 अंक का एक प्रश्न होता है, यानी 72 नंबर का कुल ये प्रश्न होगा। अर्थात इस प्रकार से GS1 कुल मिलाकर के 300 नंबर का प्रश्न होता है। आज आपके साथ जो चर्चा करेंगे हम जीएस प्रथम पत्र का जो प्रथम खंड है, यानी कि भारतीय इतिहास और कला और संस्कृति, किस प्रकार से पैटर्न में बदलाव आया है और किस प्रकार तैयारी आपको करनी है, इसी संदर्भ में आज एक संक्षिप्त चर्चा हम करेंगे ताकि 70वीं बीपीएससी हेतु आपके लिए काफी उपयोगी हो सके। जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले इतिहास विषय के संदर्भ में संपूर्ण प्रश्नों का अवलोकन करने के पश्चात आपसे हम यही कहना चाहेंगे
कि बिहार लोक सेवा आयोग ने इतिहास विषय को कुल मिलाकर के 4 तरीका से पूछने का प्रयास किया है। यानी कि संपूर्ण इतिहास विषय का अध्ययन आप 4 खंडों में बांटकर करें। पहला भाग इसमें होगा कला एवं संस्कृति, यानी कि आर्ट एंड कल्चर। इसका दूसरा भाग होगा राष्ट्रीय आंदोलन, नेशनल मूवमेंट। तीसरे भाग के अंतर्गत आदिवासी आंदोलन, जनजातीय आंदोलन अर्थात ट्राइबल मूवमेंट को हम रखेंगे। और चौथे पार्ट के अंतर्गत हम लोग चिंतन यानी कि थॉट टॉपिक को शामिल करेंगे। प्रश्न का प्रारूप इस प्रकार से है कि प्रथम प्रश्न जो GS1 का है उसके अंतर्गत आप देख सकते हैं कि खंड 1 में कहा गया है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखें, और कुल मिलाकर के इसमें 5 टिप्पणी दिया है जिसका संबंध प्राचीन और आधुनिक भारतीय इतिहास के साथ। प्रथम प्रश्न का जो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, इसमें पूछा गया है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। जैसा कि जानते हैं आप सभी कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के पश्चात बड़े पैमाने पर भारत में सुधारों की मांग होने लगी, और इसके तहत ब्रिटिश सरकार के द्वारा समय समय पर भारतीय शासन व्यवस्था में सुधार हेतु कई अधिनियम बनाए गए। उसी अधिनियम की कड़ी में उदारवादियों की मांग पर ब्रिटिश सरकार ने भारतीय परिषद अधिनियम 1892 को लागू किया। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सबसे पहली बार इसी अधिनियम के तहत भारतीयों को पार्लियामेंट में प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। बहुत बड़ी उपलब्धि थी ये उदारवादियों की। हालांकि पूरक सवाल वो नहीं पूछ सकते थे और न ही मतदान कर सकते थे, लेकिन पहली बार भारतीय मेंबर को प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, जो भारतीय इतिहास की एक बड़ी घटना है। तो क्या है ये अधिनियम, पहला सवाल है, और कुल मिलाकर के 8 अंक का यह सवाल है। दूसरे सवाल का संबंध है ट्राइबल मूवमेंट के साथ, जनजातीय आंदोलन, और प्रश्न है संथाल विद्रोह। संथाल, जैसा कि जानते हैं आप सभी कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के ठीक पहले भारत की यह घटना है, यानी कि 1856 ईस्वी में यह संथाल विद्रोह हुआ था। बिहार का जो भागलपुर का क्षेत्र है, इसी क्षेत्र के साथ इस विद्रोह का संबंध है, जिसे संथाल जनजातियों के द्वारा किया गया था। इस विद्रोह का जो प्रमुख नेता थे उनका नाम था सिद्धू, कान्हू, भैरव और चांद। निसंदेह इस विद्रोह को दबा दिया गया और बड़े पैमाने पर आदिवासियों की हत्या हुई, लेकिन इसके बावजूद बाध्य होकर ब्रिटिश सरकार ने इस क्षेत्र में सुधार हेतु कई कानून लागू किए, जिसे कहा जा सकता है कि आदिवासियों के कई मांगों को सरकार ने मान लिया। यह एक बड़ी उपलब्धि आदिवासियों के लिए थी। तीसरे प्रश्न का संबंध है चंपारण सत्याग्रह। हम सभी जानते हैं कि बिहार के चंपारण के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर यूरोपीय नील उत्पादक थे, जिन्हें नीलहे साहब के नाम से जानते थे। और ये नीलहे साहब चंपारण के किसानों को अपने प्रति बीघा 3 कट्ठा भूमि पर नील की खेती करने हेतु बाध्य करते थे। इसे 3 कट्ठिया प्रथा के नाम से जानते थे। जो किसान नील की खेती करना नहीं चाहते थे, इसके एवज में, इसके बदला में उन किसानों को प्रतिवर्ष एक निश्चित रकम इन जमींदारों को देनी होती थी। और इसी व्यवस्था के खिलाफ महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह हुए। यह भारत के लिए एक नई बात थी।
हालांकि महात्मा गांधी से पहले दक्षिण अफ्रीका में इसका सफल प्रयोग कर चुके थे, लेकिन भारत के संदर्भ में एक नई बात थी और महात्मा गांधी अपने इस रणनीति के माध्यम से, इस सत्याग्रह के माध्यम से हजारों की संख्या में भारतीयों को जोड़ा और उन्हें यह विश्वास दिलाया कि अहिंसक तरीका से भी हम बड़े बड़े आंदोलन को खड़ा कर सकते हैं और सफलता हासिल कर सकते हैं। और ऐसा अंत में हुआ भी। ब्रिटिश सरकार गांधी जी के आगे घुटना टेकने के लिए बाध्य हो गई। उन्होंने चंपारण एग्रेरियन एक्ट 1917 लागू किया। इसके तहत तिनकठिया प्रथा को समाप्त कर दिया और यहां के किसानों को जमींदारों के शोषण से मुक्त कर दिया। भारतीय इतिहास की बहुत बड़ी घटना है और इसी संदर्भ में कई इतिहासकारों ने कहा है कि भारत के आजादी का रास्ता यहीं से खुलता है। तीसरे प्रश्न का संबंध है मौर्य कला, मौर्य काल की कला और वास्तुकला, यानी कि मौर्यकालीन कला से संबंधित यह सवाल पूछा जा रहा है। आर्ट एंड कल्चर का यह सवाल है। अगर भारतीय इतिहास के संदर्भ में हम देखें तो प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य भारत का मौर्य वंश है। एक विशाल साम्राज्य की सीमा इन्होंने कायम की। इस साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक जैसे महान शासक हुए। इन शासकों के प्रयासों से न सिर्फ मौर्य के साम्राज्य के सीमा में वृद्धि हुई, बल्कि मौर्य की आर्थिक, मौर्य की सांस्कृतिक संपन्नता बढ़ी। और इसी आर्थिक संपन्नता का यह परिणाम था कि मौर्यों ने कला में रुचि ली और बड़े पैमाने पर समय स्थापत्य कला का विकास हुआ और जो आने वाले समय भारतीय इतिहास के लिए एक मानक के रूप में स्थापित हुई। मौर्य काल में राजकीय कला, लोक कला के कई उदाहरण आज भी हमारे सामने उपस्थित है, जिसे देख करके हम अनुमान लगा सकते हैं कि मौर्यों की कला कितनी संपन्न थी, किस प्रकार का उनका वास्तुकला था। अगले प्रश्न का संबंध है प्राचीन काल में पूर्वी भारत के गुफा चित्रकला। बड़ा महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। पूर्वी भारत के गुफा चित्र, पूर्वी भारत इन्होंने लोकेट कर दिया पूर्वी भारत। और पूर्वी भारत का संदर्भ है मुख्य रूप से बिहार, बंगाल, कुछ यूपी का क्षेत्र जो है, झारखंड राज्य का, तो यह पूर्वी भारत का इलाका हो गया। और पूर्वी भारत में प्राचीन काल में मौर्यों के द्वारा, महोत्तर काल में कुछ शासकों के द्वारा गुफा के निर्माण के साथ साथ गुफा के भीतर के चित्र बनाए गए, जो धार्मिक और गैर धार्मिक दोनों प्रकार का चित्र है। और इस चित्रों के माध्यम से हम उस समय की संस्कृति को, उस समय की सभ्यता को, उस समय की परंपरा को जानते हैं। और इस प्रश्न के माध्यम से वही दिखाना है हमें कि पूर्वी भारत के गुफा चित्र समाज के किस विशेषताओं को उजागर करता है। तो कुल मिलाकर के आप देखें कि ए, बी और सी जो प्रश्न है 8 नंबर का है। प्रश्न सी और डी 7 नंबर का है, यानी कुल मिलाकर के 38 नंबर का यह प्रश्न है। और आमतौर पर अभ्यर्थियों से उम्मीद की जाती है कि आप लगभग 100 शब्दों में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दें। एक मानक के तौर पर 100 वर्ड्स, 100 शब्द में आप इन प्रश्नों का उत्तर अलग अलग दें। दूसरे प्रश्न का जो संबंध है, प्राचीन काल से बिहार शिक्षा और अध्यात्म का केंद्र रहा है, इसकी विस्तृत व्याख्या कीजिए। इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि प्राचीन काल से ही, जब हम सभी प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन करते हैं, तो बिहार के कई ऐसे स्थल मिले हैं, जैसे नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी, सोमपुरी, मुंगेर,
ऐसा क्षेत्र, इन क्षेत्रों का अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन काल से ही बिहार शिक्षा और अध्यात्म, अध्यात्म का मतलब होता है अपने आत्मा के नजदीक आना, और अपने आत्मा के नजदीक आने में एक बहुत बड़ी भूमिका योग की होती है। और हम सभी जानते हैं प्राचीन काल से मुंगेर योग के लिए प्रसिद्ध रहा है। तो बिहार में इस प्रकार के और कई स्थल हैं जो हमें शिक्षा हेतु न सिर्फ भारत के अलग अलग कोना से बल्कि विदेशों से भी, चीन से, तिब्बत से, श्रीलंका से, नेपाल से, इन देशों से बड़े पैमाने पर लोग आते थे और यहां आकर के शिक्षा और अध्यात्म से जुड़ते थे, और भारत की क्या संस्कृति है इसकी चर्चा वे अपने अपने देशों में जाकर करते थे, और इस प्रकार भारत की प्रसिद्धि विदेशों में भी हासिल हुई। अगले प्रश्न का संबंध है जो नए पैटर्न के तहत हम लोग कह सकते हैं कि चाहे आप ये प्रश्न लिखें या अथवा में और के रूप में एक और विकल्प आपके पास है जिसमें कंफर्टेबल महसूस आप करें, वह प्रश्न लिखने की आवश्यकता आपके पास है। तो चाहे आप ये लिखें कि प्राचीन काल से बिहार शिक्षा और अध्यात्म का केंद्र रहा है, या इसके बदले आप लिख सकते हैं कि चंपारण नील आंदोलन का मूल्यांकन कीजिए तथा भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष पर इसके प्रभाव का वर्णन कीजिए। जैसा कि अभी हम आपके सामने व्याख्या किए थे कि चंपारण सत्याग्रह क्या है, हमने विस्तार से बताया इसके संदर्भ में। अब यहां उल्लेख करना है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो इस सत्याग्रह का जब मूल्यांकन करते हैं तो सबसे बड़ी बात सामने यह आती है कि इस सत्याग्रह ने यह साबित कर दिया कि अहिंसक तरीका से, शांतिप्रिय तरीका से हम बड़ी से बड़ी उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हैं। हम यदि संयमित तरीका से, योजनाबद्ध तरीका से, संगठित रूप से अपने सही मांग को किए तो ब्रिटिश सरकार हमारे मांग को मानने के लिए बाध्य हो जाएगी, और इसके लिए हमें एक खास नेतृत्व चाहिए जो महात्मा गांधी ने प्रदान किया। अर्थात भारत में इसके माध्यम से एक बहुत बड़ा नेतृत्व महात्मा गांधी के रूप में उभरकर सामने आए। राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा मिली, यानी कि अब तक जो उग्रवादी और उदारवादी अपने अपने विचारों को लेकर चल रहे थे, अब वो समाप्त हो गया और व्यापक रूप में कांग्रेस के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन चलने लगा, और आम जनों के बीच ये आस्था गांधी जी के प्रति, आंदोलन के प्रति स्थापित हुआ कि हमें अपनी मांगें तर्कपूर्ण तरीका से, योजनाबद्ध तरीका से रखनी है, और यदि इस प्रकार की कार्यप्रणाली रही तो भारत की आजादी दूर नहीं है, और अंततः ऐसा साबित भी हुआ। इसके बाद यदि हम लोग तीसरे प्रश्न की चर्चा करें तो तीसरे प्रश्न के अंतर्गत दो प्रश्न हमारे सामने है, दोनों में से कोई एक प्रश्न लिखने। उसमें पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन के उदारवादी चरण के योगदान का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। आप सभी जानते हैं कि 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस की स्थापना के साथ में भारत में वास्तविक रूप से राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत होती है, क्योंकि कांग्रेस के नेतृत्व में ही आजादी की लड़ाई व्यापक रूप से चली। कांग्रेस की स्थापना से लेकर भारत की आजादी तक का जो काल है उसे 3 खंडों में बांटते हैं हम सभी। इसका जो सबसे पहला खंड है
उसका नाम दिया गया है उदारवादी काल, और इस काल का संबंध है 1885 से लेकर 1905, यानी 20 वर्षों का यह काल है। इसे उदारवादी काल कहते हैं। दूसरा जो काल है उसे नाम दिया गया है उग्रवादी और क्रांतिकारी आंदोलन का काल, और मुख्य रूप से 1905 से लेकर 1919 तक का यह काल है। और तीसरा जो चरण है उसे गांधी युग कहते हैं, और गांधी युग का समय 1919 से 1947 भारत की आजादी तक है। इसके माध्यम से यह आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन के उदारवादी चरण अर्थात 1885 से 1905 तक का जो 20 साल का काल है, इसका आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। प्रश्न का संदर्भ यह है कि आमतौर पर हम लोग यह अध्ययन करते हैं, इस 20 साल के क्रम में कांग्रेस में उदारवादी नेताओं ने, खास करके दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी आदि नेताओं ने कभी भी भारत की आजादी की मांग नहीं किया। इनकी मुख्य मांग यह थी कि भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार किया जाए, भारत की राजनीति और प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाई जाए, भारत में कर को कम किया जाए, सैनिक और असैनिक खर्च में कटौती की जाए। यह इन नेताओं की मांग थी, और इन मांग के पीछे बड़ा उद्देश्य यह था कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो कांग्रेस की स्थापना के समय मात्र 72 व्यक्ति शामिल थे इसमें, और ये 72 व्यक्ति भी उच्च मध्यम वर्गीय परिवार से संबंधित थे। कांग्रेस के उदारवादी नेताओं की पहली प्राथमिकता यह थी कि किस प्रकार से कांग्रेस संगठन का विस्तार किया जाए, कांग्रेस को देशव्यापी बनाया जाए, कांग्रेस को जन जन तक पहुंचाई जाए, कांग्रेस एक ऐसी अखिल भारतीय संगठन बने जो ब्रिटिश राज से लोहा ले सके। तो 20 वर्षों के दरमियान कांग्रेस का यही मुख्य पर्पस रहा, अर्थात उन्होंने अपने संगठन के विस्तार, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कांग्रेस से जोड़ना, इसको प्राथमिकता दिया, क्योंकि भली भांति वे जानते थे कि अगर भारत की आजादी की मांग हमें जोरदार तरीका से उठाए, हो सकता है ब्रिटिश राज कांग्रेस ऐसी संगठन में कुचल दे। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस का दूसरा जो गुट है उग्रवादी या गरम दल, इन्होंने कांग्रेस के इस युग को, इस दौर को राजनीतिक भिक्षावृत्ति के नीति की संज्ञा दिया है। लेकिन आमतौर पर हम यही मानेंगे कि कांग्रेस के उदारवादी नेता अपने खास उद्देश्य की प्राप्ति हेतु समय के अनुकूल अपनी रणनीति तय किया, और जब कांग्रेस एक मजबूत संगठन के रूप में उभर कर सामने आई तो फिर कांग्रेस ने भारत की आजादी की मांग जोरदार तरीका से उठाया, और अंततः भारत के लिए आजादी इन्होंने हासिल की। और फिर यदि हम इसका बी सेक्शन के प्रश्न की बात करें तो इसका संबंध है बिहार में आधुनिक शिक्षा के विकास और उसके प्रभाव को रेखांकित कीजिए। बिहार में आधुनिक शिक्षा एक महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, और ब्रिटिश काल में हम सभी ये देखते हैं कि बिहार में आधुनिक शिक्षा के विकास के तहत
कई मेडिकल कॉलेज, कई इंजीनियरिंग कॉलेज, कई विज्ञान से संबंधित कॉलेज, कृषि के विकास, पशुपालन से संबंधित कई कॉलेज की स्थापना हुई। साथ ही महिला की शिक्षा, शिक्षकों के प्रशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षा आदि के विकास हेतु कई प्रयास किए गए। निस्संदेह इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा। बिहार का जो ज्ञान विज्ञान है इसमें वृद्धि हुई। तकनीकी शिक्षा के वजह से लोगों को रोजगार मिलने लगा और निस्संदेह है इससे आत्मनिर्भरता बढ़ी, आजादी की लड़ाई और मजबूत हुई और अंततः भारत को आजादी हासिल हुई। तो इस प्रकार इस संपूर्ण प्रश्न का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि भारतीय इतिहास के अंतर्गत जिस प्रकार के प्रश्न को वरीयता दी गई है उसमें आर्थिक महत्व के प्रश्न, सांस्कृतिक महत्व के प्रश्न, सामाजिक महत्व के प्रश्न, शिक्षा से संबंधित प्रश्न की प्रमुखता थी और इसके माध्यम से अभ्यर्थियों के विचार जानने की चेष्टा की गई। आमतौर पर मेरा सलाह यही रहेगा कि जीएस प्रथम पत्र का जो प्रथम खंड है जिसका संबंध इतिहास, कला और संस्कृति के साथ है, इसकी निर्णायक भूमिका है। प्रीलिम्स एग्जाम के साथ साथ मुख्य परीक्षा हेतु यह जो खंड है बड़ा उपयोगी है। इसका अध्ययन आप विस्तार से करें, व्यापक रूप से करें। इस प्रकार से तैयारी आप करें कि पीटी के साथ साथ मेंस और इंटरव्यू की अच्छी तैयारी आपकी हो सके ताकि इस खंड से आप अधिक से अधिक अंक हासिल कर सकें। धन्यवाद बहुत बहुत।